एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ क्लास 9 फिजिक्स, जहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं चैप्टर 1 मोशन। और आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग समझने वाले हैं क्वांटिटीज ऑफ मोशन। तो क्लास को शुरू करने से पहले आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग काफ़ी मेहनत से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, राइट। बुक्स को रीडिंग करना है, साथ ही साथ जो भी आप क्लास में लेक्चर के नोट्स लिख रहे हो उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग दैट। तो लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लिया होगा, जहाँ पे हमने समझा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी, जो या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। सो वी हैव अंडरस्टूड दैट इन द फर्स्ट लेक्चर, एंड वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड व्हाट आर द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ मोशन वी हैव। सो वी हैव अंडरस्टूड द 5 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, और उसको हमने डायरेक्शन के बेसिस पे, जिसको रिक्वायरमेंट है जिसको नहीं रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हमने उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। सो वहाँ तक का अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, सो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपरली समझने वाले हैं क्वांटिटीज ऑफ मोशन को डिटेल में, उसके सारे फॉर्मुलेज क्या नोटेशंस है, एवरीथिंग रिलेटेड टू द क्वांटिटीज ऑफ मोशन। आज का हमारा पूरा फोकस उसके ऊपर होने वाला है, right? So all those 5 quantities, their important formulas, their important concepts, important points, everything we are going to understand in this lecture, and that is the whole point of discussion. And we will be focusing more on, we will be focusing on quantities of motion in detail in our today's lecture. So let us begin with the second lecture of motion. Or I hope you all are ready with your notebook and pen. So the first thing that we are going to talk about is what are the quantities of motion we have discussed. तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं हम लोग कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या क्वांटिटीज ऑफ मोशन पढ़ लिया है। तो हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सबका एक ब्रीफ मीनिंग हमने समझा था। डिटेल में तो नहीं समझा था, बट हमने ब्रीफली समझ लिया था कि क्या होते हैं ये सारे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है। सो ये सब हमने कहीं ना कहीं एक ब्रीफ आइडिया हमें इसके बारे में है अब, और हमें ये भी पता है कि कौन सी क्वांटिटीज किस टाइप की क्वांटिटीज को, मतलब ये जो क्वांटिटीज ऑफ मोशन है वो किस क्वांटिटी को बिलोंग करती है, वो किस ग्रुप को बिलोंग करती है। तो आप सब लोग जानते हो कि यहाँ पे जो ये डिस्टेंस और जो ये स्पीड है, यहाँ पे आप ध्यान देना, ये जो डिस्टेंस और ये जो स्पीड है ये किस कैटेगरी को बिलोंग करती है। सो दीज बिलोंग्स टू द क्वांटिटीज, दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, राइट। और फिर जो हमारे बाकी के बच गए यहाँ पे आप देखोगे तो जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, सो दीज ऑल बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ वेक्टर्स। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स? वी हैव आल्सो अंडरस्टूड दैट वेक्टर्स में और स्केलर्स में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो आप सब लोग जानते हो कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है हमें, एंड दैट इज द मैग्नीट्यूड। हमें इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, that's why it is called scalar quantities. But if we talk about the vector quantities, we have 2 things in it. We have 2 things. What are those 2 things? We have magnitude as well as direction, and this is the distinguishing factor between the scalar quantities and the vector quantities. क्योंकि आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड तो खैर दोनों में ही है, राइट, मैग्नीट्यूड तो दोनों में ही है, बट क्या एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच में? क्या वेक्टर्स को स्केलर से डिफरेंट बनाता है? सो दैट इज द डायरेक्शन। और वैसे क्वांटिटीज जिसको डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट हो, वैसे क्वांटिटीज ऑफ मोशन में आप देखोगे तो हमारे पास 3 क्वांटिटीज है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है एंड एक्सेलरेशन है। इसके अलावा जो दोनों बच गए इनको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, जिसकी वजह से हम लोग डिस्टेंस और स्पीड को स्केलर क्वांटिटीज के ग्रुप में कंसिडर करते हैं। सो दे आर बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। सो ये तो हमने डिस्कस किया था अपने फर्स्ट लेक्चर में, और आज हम लोग इन्हीं क्वांटिटीज को एक बार डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मोशन, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक बार पहले समझते हैं वापस से। एक हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल कंसिडर किया था, उस एग्जाम्पल को ही थोड़ा सा और मॉडिफाई करके आज हम लोग एक बार पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं, फिर हम लोग इसके डेफिनेशंस को नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझने के लिए क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट इमेजिन करेंगे। सो लेट्स से आप अपने घर पे हो, राइट, यू आर एट योर होम,
So this is your home, let's say, and suppose you have to travel to your school. आपका कहीं तो स्कूल होगा, let's say the school is here. So we are making a very simple diagram. This is our school. Okay. So अब आप जानते हो कि जब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, राइट, लेट्स से ये है पॉइंट ए जहाँ पे आपका स्कूल है, एंड ये है पॉइंट बी, सॉरी ये पॉइंट ए जहाँ पे आपका घर है, और ये है पॉइंट बी जहाँ पे आपका स्कूल है. तो अब आपको अगर अपने घर से स्कूल जाना हो तो आपके पास क्या होगा, डेफिनेटली आपके पास एक रास्ता होगा ना जाने को. तो यहाँ से आप घर से निकलोगे, हो सकता है कि रास्ता जो है वो कुछ ऐसा जा रहा हो, पहले आपको यहाँ से ईस्ट जाना हो, फिर आपको नॉर्थ जाना हो, उसके बाद फिर आप यहाँ पे कुछ दूर और जाओगे आप ईस्ट में, फिर हो सकता है कि आपको यहाँ पे क्या आपको फिर से साउथ में आना पड़े, एंड देन यू हैव टू अगेन ट्रैवल टू द ईस्ट, एंड देन यू विल फाइनली रीच योर स्कूल. सो लेट्स से दिस इज द होल पाथ दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल गोइंग टू द स्कूल. नाउ यू विल सी हियर, जब आप इस रास्ते पे चलोगे तो रास्ते पे चलते टाइम आप यहाँ पे क्या करोगे, सपोज आपके पास क्या है, आपके पास एक मेजरिंग टेप है जिसके साथ आप यहाँ पे रास्ते में चल रहे हो और आप अपने रास्ते की लंबाई को नापना शुरू कर देते हो. तो सपोज करो आप यहाँ से ट्रैवल किए, यहाँ से यहाँ गए हम लोग, तो लेट से हमने यहाँ पे 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया. फिर यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ गए, यहाँ से यहाँ जाने में लेट से हमने यहाँ पे 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है. फिर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जाने में हमने 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है. फिर ये इससे थोड़ा कम दिख रहा है तो हम लोग इसको मान लेते हैं ये अगर ये 4 किलोमीटर है तो ऑलमोस्ट अगर इसको सेम माने तो ये भी मान लेते हैं 4 किलोमीटर ही है. और ये सपोज यहाँ से यहाँ तक का वापस से हम लोग इसको लेट्स से 5 किलोमीटर मान लेते हैं, एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर फाइनली इज लेट्स से 6 किलोमीटर्स. तो इतना आपने क्या किया, आपने हर पाथ का लेंथ यहाँ पे मेजर कर दिया. तो जब आप यहाँ पे इस पाथ का टोटल लेंथ निकालोगे, राइट, जो पाथ आपने फॉलो किया, आप पहले इधर गए ईस्ट में, फिर आपने नॉर्थ में गया, फिर आप नॉर्थ में 4 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया, फिर आपने ईस्ट में 7 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर साउथ में आप 4 किलोमीटर, फिर ईस्ट की तरफ आप जाओगे तो आपको फिर से 5 किलोमीटर, और फिर नॉर्थ की तरफ आपको 6 किलोमीटर ट्रैवल करोगे, तब जाके आप फाइनली अपने स्कूल पहुँचोगे. तो जो एक्चुअल पाथ है, इस एक्चुअल पाथ का जो टोटल लेंथ जब आप मेजर करोगे तो ये होगा आपका डिस्टेंस. दिस विल बी योर डिस्टेंस. नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फिर यहाँ पे, सो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज नथिंग बट, गिव मी अ मिनट, यस, सो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा. तो देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए ना हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है कि आप किस पाथ को फॉलो करके जा रहे हो. डिस्प्लेसमेंट को बिल्कुल इससे कुछ मतलब नहीं है. डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ 2 चीज़ों से मतलब है. डिस्प्लेसमेंट only consider 2 things: the point from where you have started the motion, the point where you ended the motion. तो जहाँ से आपने मोशन की शुरुआत की, जहाँ से आपने चलना शुरू किया, उस पॉइंट को हम लोग इनिशियल पोजीशन कहते हैं. और जहाँ पे आपने अपने अपने मोशन को खत्म किया, यानी कि आप फाइनली स्कूल पहुँच गए, आप यहाँ पे आके अपने मोशन को खत्म करोगे, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फाइनल पोजीशन. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं. सो दिस इज आवर फाइनल पोजीशन, क्योंकि हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच रहे हैं, एंड दिस इज आवर इनिशियल पोजीशन, क्योंकि हमने अपने मोशन की शुरुआत यहीं से की थी, राइट. तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ, डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इन्हीं दोनों पॉइंट से मतलब है. अब डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको सिंपल करना क्या है, जहाँ से आपने चलना शुरू किया, ठीक है, और जहाँ पे आप फाइनली आप पहुँच रहे हो, उसके बीच में आपको क्या करना है, एक लाइन बनाना है, स्ट्रेट लाइन. और क्योंकि यहाँ पे किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल है, जो सबसे छोटा रास्ता हो सकता है, वो हमेशा वही होता है जो कि उन दोनों पॉइंट को एक सीधी लाइन से जोड़ के रखे. एक स्ट्रेट लाइन से जब हम लोग उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो दैट लाइन विल बिकम द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स. एंड जब आप इस पाथ का लेंथ मेजर करोगे, यानी कि ये जो हमने लाइन बनाई, ये जो सीधी लाइन हमने बनाई जो कि ए से बी की तरफ जा रही है, तो ए से बी की तरफ जाने वाली जो लाइन है, इसमें एक डायरेक्शन भी आ गया, और इसका जब हम लोग लेंथ मेजर करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा. सो एक्चुअल में दिस पाथ इज एक्चुअली कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन
initial and the final position when the object has performed some kind of motion. So now I hope you understood the scenario here. Situation clear है अगर आपको, तो अब हम लोग फाइनली यहाँ पे अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन है उसको हम लोग यहाँ पे फाइनली अब हम लोग लिख सकते हैं. तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिस्टेंस की, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस की बात करेंगे. तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होगा? सो डिस्टेंस का डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, द लेंथ ऑफ द actual path taken by the object during the motion is known as distance. So what is distance? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड. डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ. द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, राइट? एक्चुअल पाथ का जो वो लेंथ, यानी कि जिस रास्ते से वो ऑब्जेक्ट मूव किया है, उस रास्ते का, उस एक्चुअल पाथ का जब आप टोटल लेंथ निकालोगे, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डिस्टेंस. दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस, राइट? नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट देन? अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है फिर? सो अगर डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करें, सो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा आता है, दैट इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. ओके, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, या आप ऐसा लिख सकते हो, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, राइट? वो ज्यादा यहाँ पे बेटर होगा, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ. The length of shortest path between initial and final position, of the object is called displacement. So displacement क्या है? Displacement is actually the length of the shortest path. जो भी सबसे छोटा रास्ता इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में बन रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट के इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा, उसकी जो लंबाई होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट. एंड क्योंकि अब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जा रहे हो, तो एक डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट में. इसी डायरेक्शन में क्या, जैसे इस वाले केस में आप देखोगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन यहाँ है और फाइनल पोजीशन वहाँ है. तो ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल उधर गया है, तो उधर जाने का मतलब एक डायरेक्शन आ गया इसके अंदर, और लेंथ है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है. तो दैट मेक्स दिस अ वेक्टर क्वांटिटी. तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेयर एज डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं. सो दैट इज बेसिकली द क्वांटिटी. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन हमें कैसे बनाना होगा? तो डायरेक्शन विल बी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? सो जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है, so जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बनाते हैं तो इट विल ऑलवेज गो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. इनिशियल से फाइनल की तरफ आपको डायरेक्शन बताना होता है. इनिशियल पोजीशन जिधर भी होगा, फाइनल पोजीशन जिधर भी होगा, आप उसको सीधी लाइन से ज्वाइन करोगे और डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से पोजीशन की तरफ जाएगा. यानी कि क्योंकि जनरली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एरो दिखाते हैं, है ना? जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है उसको हम लोग एरो से शो करते हैं. तो जो एरो का हेड होगा वो फाइनल पोजीशन पे आएगा, जो एरो का हेड होगा वो फाइनल पोजीशन पे होगा, और जो एरो का टेल होगा वो इनिशियल पोजीशन पे होगा. जैसे अगर हम लोग ये बनाते हैं इस तरह से, तो ये हो गया टेल. दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज कॉल्ड द हेड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी. तो हेड कहाँ होगा? हेड विल बी ऑन द फाइनल एंड टेल विल बी ऑन द इनिशियल, राइट? सो इसको आप जल्दी से नोट करो, देन वी विल मूव फर्दर अहेड.
So I hope you have understood the concept of distance and displacement. Now let us talk about displacement. अब हम लोग displacement के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पे आप देखोगे जो सेंटेंस लिख रखा है मैंने, उसमें हमने क्या लिखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. बट इसको हम लोग जस्टिफाई कैसे करेंगे? हाउ वी कैन से दैट कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है और जीरो है. अब इसको समझने के लिए एक बार हम लोग जल्दी से पिछले क्लास का एक लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसको रिकॉल करते हैं, जहाँ पे हमने समझा था कि अगर हम लोग वन डायमेंशनल मोशन की बात करें या रेक्टिलिनियर मोशन की बात करें तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को कैसे शो करते हैं. तो हमने नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था. आपने देखा था कि नंबर लाइन में सेंटर में जीरो होता है, उसके अगर हम लोग राइट साइड जाएंगे तो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स दिखेंगे और लेफ्ट साइड जाने पर हमें नेगेटिव इंटीजर्स देखने को मिलते हैं. तो उसी को यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन में, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, तो अगर आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो तो अगर आप उसको पॉजिटिव मानते हो तो उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा. तो उसी को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे और हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों में से कोई भी एक वैल्यू कंसीडर कर सकता है, वो रख सकता है. राइट. तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जब हम लोग वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, वन डायमेंशनल मोशन, तो वन डायमेंशनल मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूवमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन को अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर किया है, लेट्स से वी आर कंसीडरिंग दैट दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, then the direction opposite to it will be considered negative, right? तो वन डायमेंशनल मोशन जरूरी नहीं कि हमेशा हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल भी हो सकता है ना. वन डायमेंशनल मोशन कैन बी वर्टिकल. वर्टिकल होने का मतलब क्या है? कुछ इस तरीके से, ठीक है. जैसे हम लोग जब एक बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, राइट. तो अगर आप यहाँ पे ये मान लो कि ऊपर जाने वाले मोशन को, ऊपर वाले डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो तो फिर नीचे वाले डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पे माइनस मानेंगे, नेगेटिव. So that is the whole idea of considering the direction in the sense of positive and negative. तो हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस का यूज करते हैं डायरेक्शन को शो करने के लिए. अब उसी को यूज करके हम लोग यहाँ पे ये प्रूव कर सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे होगा. तो लेट अस अंडरस्टैंड विद द फर्स्ट इलस्ट्रेशन. यहाँ पे पहला इलस्ट्रेशन जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे होता है. तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फिर से क्या करने वाले हैं, हम लोग जल्दी से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जनरली अपना जो डिस्कशन कर रहे हैं वो लीनियर मोशन का कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन का कर रहे हैं. So suppose if this is the straight line along which any object is moving. So let's say we have an object जो कि अभी फिलहाल के लिए x इक्वल्स टू 0 पे है. x इक्वल्स टू 0 कहने का मतलब जो हमने रेफरेंस फ्रेम यूज किया है उसमें रेफरेंस पॉइंट पे 0 पे ऑरिजिन पे हमने ऑब्जेक्ट को अभी फिलहाल के लिए प्लेस कर दिया. अब जो ऑब्जेक्ट है उसने मोशन करना शुरू किया. सो लेट्स से वो इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है एट सम वेलोसिटी. कुछ तो वेलोसिटी होगा इसका, कुछ तो यहाँ पे स्पीड रहा होगा इसका भी. तो वो यहाँ से क्या किया, वो यहाँ से कुछ नेक्स्ट पोजीशन पे पहुँचता है. लेट्स से वो कुछ देर ट्रैवल करने के बाद वो आ जाता है यहाँ पे x इक्वल्स टू लेट्स से 3 मीटर पे आता है, ठीक है. और फिर कुछ समय बीतने के बाद यहाँ पे हमने देखा कि उसका अब जो पोजीशन है वो x इक्वल्स टू 7 मीटर, करेक्ट. तो यानी कि ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना शुरू किया x इक्वल्स टू 0 से. वो पहले पोजीशन A पे पहुँचा और फिर वो पोजीशन B पे पहुँचा है, और इसको हम लोग यहाँ पे, इस पोजीशन को हम लोग यहाँ पे O से डिनोट करेंगे बिकॉज दिस इज दी ऑरिजिन. तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस की. अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस? तो डिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या सोचते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट जिस पाथ पे गया होगा उस पाथ की टोटल लंबाई कितनी उसको ऐड कर लेंगे. तो ऑब्जेक्ट का पाथ क्या है, तो पहले वो O से A की तरफ गया, OA का पाथ ट्रैवल किया उसने, फिर A से B गया है वो, फिर A से B गया है. अब आप ध्यान से देखना O से A का डिस्टेंस कितना है. अगर ये 0 है ये 3 है, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर्स. और फिर ये 3 से 7, यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर का है. तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि जो OA है वो 3 मीटर्स है और जो AB है दैट इज 4 मीटर. तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया दैट इज फॉर 7 मीटर्स. जो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया दैट इज 7 मीटर्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, अगर हम लोग यहाँ पे अब बात करें कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन भी कंसीडर करने वाले हैं. तो लेट्स से वी आर टेकिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव. अगर हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन. तो पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या है, तो अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ देख लेते हैं.
तो इनिशियल पोजीशन कहने का मतलब जहाँ से उसने मोशन शुरू किया, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर इनिशियल पोजीशन, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है। और फाइनल पोजीशन क्या होगा हमारा, तो जहाँ पे उसने मोशन को खत्म किया, सो दिस इज गोना बी द फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन 0 पे है और दैट इज O पे है और फाइनल पोजीशन B पे है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो कितना होने वाला है, O2B होने वाला है। अब O2B हम लोग कैसे निकालेंगे, तो O2B निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम लोग O से A निकालेंगे और फिर हम लोग A से B निकाल लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, O से A पॉजिटिव के साइड है, मैग्नीट्यूड कितना है 3, डायरेक्शन क्या है प्लस, तो हम लोग यहाँ पे OA का वैल्यू रखेंगे +3। मैं यहाँ पे डेलिबरेटली यहाँ पे प्लस साइन शो कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग जब सेकंड इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको मतलब समझ आएगा कि प्लस और माइनस का मतलब यहाँ पे क्यों ऐसा हम लोग शो कर रहे हैं। तो OA का वैल्यू +3 है, ये आ गया OA का वैल्यू। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, तो हमेशा ऐड करने कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हमेशा एडिशन होगा। अब यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है, तो A से B मैग्नीट्यूड तो 4 मीटर का है, डायरेक्शन किधर है, A से B का डायरेक्शन इस तरफ है, तो पॉजिटिव की तरफ ही जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको +4 ही रखने वाले हैं। जब आप इसको फाइनली ऐड करोगे तो आप देखोगे ये +3 +4 मिलके हो गया +7 मीटर। तो 7 मीटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड प्लस शोज दैट द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स टुवर्ड्स द राइट साइड। सो आई होप आपको यहाँ पे अभी इस वाले एग्जाम्पल से क्लियर हुआ है कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला। यहाँ पे अभी सिर्फ इतना फोकस कीजिएगा कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया है वो पॉजिटिव आया है, ठीक है। और एक चीज़ और नोटिस करोगे आप, इस केस में जो हमारा डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है वो दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। अभी जब हम लोग कंक्लूजन डिराइव करेंगे सारे केसेस को पढ़ने के बाद, तब ये हम लोग एक बार दोबारा से इस पर डिस्कशन करेंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हम लोग वापस से क्या कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि हमें वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर करेंगे। और इस बार यहाँ पे हम लोग ये मान रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहीं x = 0 पे फिर से रखा हुआ है, तो लेट्स से दिस इज द पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा छोटा बनाते हैं इस बार ऑब्जेक्ट को। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट व्हिच इज केप्ट एट ओरिजिन, दैट इज x = 0, राइट। और पहले क्या हुआ, अब ऑब्जेक्ट जो है वो पहले इधर की तरफ ट्रेवल किया, लेट्स से वो A पॉइंट पे आता है एंड दिस इज x = लेट्स से अगेन यहाँ पे हम लोग 7 मीटर्स मान लेते हैं, ठीक है। पहले वो O से A की तरफ गया है और फिर क्या हुआ, वो A से वापस आता है इधर की तरफ B, और ये जो पॉइंट B है इसका हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ये x = लगभग ये भी -7 मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग इधर आ रहे हैं ना, तो ये -7 होगा बिकॉज वी आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ऑरिजिन, तो लेफ्ट साइड ऑफ ऑरिजिन मतलब लेफ्ट साइड ऑफ 0, लेफ्ट साइड ऑफ 0 इज नेगेटिव नंबर, सो -7, एंड राइट साइड ऑफ ऑरिजिन इज पॉजिटिव नंबर, सो दैट इज +7। सो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कैसे हुआ है, सो ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड लाइक दिस, दैट इट हैज फर्स्ट गो फ्रॉम O to A एंड देन इट हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम A to B, A से B वापस आया है। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे फिर से वही दोनों चीज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया, तो टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व इट एंड लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे फिर से वही सोचेंगे कि डिस्टेंस का मतलब होता है कि द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ क्या है उसका, ये तो हमने बता दिया, यहाँ पे O से A गया फिर A से B गया, तो एक्चुअल पाथ जो है वो O से A गया है फिर वो A से B गया है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, राइट। OA का मतलब O से A के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 7 मीटर, और O से B के बीच में भी जो डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो 7 मीटर का ही है। तो पहले जब वो O से A गया तो 7 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, A से B जाते समय उसने कितना ट्रैवल किया है, तो 7 + 7 दैट इज गोइंग टू बी 14 मीटर्स, राइट। तो AB का वैल्यू 14 है। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल कर लिया दैट इज गोना बी 21 मीटर्स, तो 21 मीटर का टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया। डिस्टेंस तो इजी है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट में। नाउ एवरीवन पे अटेंशन टू दिस, यहाँ पे अब आने वाला है कॉन्सेप्ट प्लस माइनस का। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ वही सोचेंगे कि डिस्प्लेसमेंट को किस चीज से मतलब है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन से मतलब है। तो इस बार हमारा इनिशियल पोजीशन तो ये है, दिस इज आवर इनिशियल पोजीशन, इजंट इट, दिस इज आवर इनिशियल पोजीशन, नो। नाउ व्हाट इज द फाइनल पोजीशन, ऑब्जेक्ट O से फाइनली कहाँ पहुंचा, B पे, सो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल पोजीशन। अब ऑब्जेक्ट को यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, बट यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, तो डायरेक्शन अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
वापस से सेम कन्वेंशन फॉलो करते हैं। लेट से हम लोग यहाँ पे राइट साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, राइट साइड इज कंसीडर टू बी पॉजिटिव, ठीक है। जनरली हम लोग राइट साइड को ही प्लस मानते हैं क्योंकि जो हम लोग ऑरिजिन देखते हैं उसके ऑरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज होती है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज, तो हम लोग इसलिए कंसिडर करते हैं कि जो डायरेक्शन है उसको भी हम लोग उसी के थ्रू अलाइन रखें ताकि कोई कंफ्यूजन ज़्यादा ना आए, ठीक है, हम लोग आसानी से कैलकुलेशन कर पाए। क्योंकि मोर और लेस अभी यहाँ पे सिर्फ मैथ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तो है, साथ ही साथ मैथ्स भी हम लोग इंपॉर्टेंट सॉल्व कर रहे हैं, राइट, मैथ्स यूज कर रहे हैं समझने के लिए। सो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट इज कैन बी सीन दैट इनिशियल टू फाइनल, तो O टू B, यानी कि हमें क्या निकालना होगा, OB का लेंथ निकालना होगा और डायरेक्शन कैसे आ जाएगा, तो वहीं पे प्लस माइनस का जो कॉन्सेप्ट है उसी से डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो O से B, अगर आप O से B का मैग्नीट्यूड देखोगे तो मैग्नीट्यूड तो हमारा 7 मीटर का ही है, इजंट इट, बट सी द डायरेक्शन, ये इधर की तरफ पॉजिटिव है, सो डेफिनेटली इधर की तरफ क्या होना चाहिए, दिस साइड इज गोना बी नेगेटिव, राइट, करेक्ट। सो नेगेटिव यानी कि डायरेक्शन शो करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे माइनस का साइन। सो नाउ यू कैन सी दैट द डिस्प्लेसमेंट इज -7 मीटर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो डिस्प्लेसमेंट आया है हमारा वो नेगेटिव आया है, पिछले वाले केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था और वो डिस्टेंस के बराबर भी था। यहाँ पे आप देखोगे डिस्टेंस जो है वो 21 का है बट डिस्प्लेसमेंट -7 का ही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ दो चीज़ से मतलब है, इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। तो हमने उसको देखते हुए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया और along with the direction we have shown here the negative sign because it is going in the direction opposite to what we have taken as positive। तो जो हमने पॉजिटिव माना है उसके जस्ट अपोजिट हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ चुका है। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या आया, नेगेटिव आ चुका है। तो हमने दो इलस्ट्रेशन से ये समझ लिया कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सी दैट द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो, अच्छा आप खुद से सोचो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का क्या मतलब है। ये तभी पॉसिबल है ना जब ऑब्जेक्ट जहां से चलना शुरू किया वो घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ जाए। तो क्या डिस्टेंस भी जीरो हो जाएगा उस केस में? तो ऐसा नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया फिर भी अगर वो उसी पोजीशन पे वापस लौट जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा, बट उसने कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। या अगर ऑब्जेक्ट ने चला ही नहीं, वो रेस्ट पे था, तब तो डिस्टेंस भी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब यहाँ पे दो चीज़ है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहा होगा या अगर मोशन किया है उसने तो मोशन इस तरह से किया होगा कि उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया है। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे कौन सा इलस्ट्रेशन यूज कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हम लोग अगर एक ऐसा सिचुएशन माने कि मान लेते हैं कोई एक सर्कुलर ट्रैक है, लेट्स से वी हैव अ सर्कुलर ट्रैक और इस सर्कुलर ट्रैक पे जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, ठीक है। लेट्स से ये रेस हो रहा है इस सर्कुलर ट्रैक पे एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से सारी कार्स यहाँ पे इसके अलॉन्ग मूव करेंगी और उनको कितना लैप कंप्लीट करना है। नाउ लेट्स से दे हैव टू कंप्लीट 1 लैप, एक ही लैप कंप्लीट करना है। और हमें एक चीज़ और पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा और इस सेंटर से इसका जो रेडियस होगा, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है तो इसका रेडियस कुछ तो होगा, तो रेडियस को हम लोग यहाँ पे फिर से 7 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 लैप कंप्लीट करना है अगर इसको, तो इस सर्कुलर ट्रैक में इसको यहाँ से मूव करना शुरू करना होगा और ये मूव करता हुआ फिर कहाँ आएगा, वापस उसी पॉइंट पे आ जाना चाहिए, तब जाके इसका एक लैप यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज गोना बी द फाइनल पॉइंट। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सबसे पहले डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे। सो डिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, अगेन द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ उसने क्या लिया, तो यहाँ से मूव करता हुआ अगर यहाँ आ रहा है यानी कि उसने एक सर्कमफेरेंस कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होने वाला है दैट विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड यू ऑल नो द फॉर्मूला फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल व्हिच इज 2 पाई द रेडियस, 2 times the pi times the radius। now let's put the values in it। so pi की वैल्यू हमें 22/7 यूज करनी है जो कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है एंड देन द रेडियस इज द 7 मीटर। सो यहाँ से आप देखोगे 7 से 7 कैंसिल, हमारा आंसर जो आया है वो 44 मीटर्स आ चुका है। दिस इज द आंसर फॉर डिस्टेंस। तो जब सर्कुलर ट्रैक पे कार्स मूव करेंगी जो कि 7 मीटर रेडियस का है, तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा एक लैप कंप्लीट करने में जो कि सर्कमफेरेंस के बराबर है, दैट इज 44 मीटर। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिस्प्लेसमेंट की, इफ वी टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, तो अभी हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ दो चीज़ से मतलब है कि उसका इनिशियल पोजीशन क्या है और उसका फाइनल पोजीशन क्या है। तो इनिशियल पोजीशन भी वही है जो कि हमारा स्टार्टिंग पोजीशन था, so this is also the initial position and this is also the final position because all the cars have
रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट आफ्टर कंप्लीटिंग वन लैप। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यहाँ पे सेम पॉइंट पे है, तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों के बीच में कोई स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ कर नहीं सकते, शॉर्टेस्ट पाथ तो बना नहीं सकते। तो उस शॉर्टेस्ट पाथ का जो टोटल लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0। 0 यहाँ पे अगर आप यूनिट लगाना चाहो तो 0 मीटर्स। So this is the displacement in the case when we have traveled in such a way that our initial position is same as the final position. So उस केस में displacement हमेशा कितना होगा, तो that will be always 0। अब यहाँ पे हमने एक परफेक्ट सर्कल लिया था, बट अगर सपोज करो कोई इरेगुलर सा शेप भी है, उस इरेगुलर शेप पे भी अगर वो ट्रैवल करता हुआ ऑब्जेक्ट वापस से वहीं आ जाए, उसी पॉइंट पे आ जाए, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। याद कीजिए हमने अभी एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था आपके स्कूल से घर का, है ना, घर से स्कूल। तो जब आप घर से स्कूल जाते हो तो आप स्कूल में तो नहीं रहते, आप स्कूल से वापस घर आते हो। तो अगर आप घर से स्कूल जा रहे हो तो आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, सो 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18 + 5 23, 23 + 6 29 किलोमीटर। तो 29 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया और आप घर से स्कूल पहुंचे, ठीक है। आपका डिस्प्लेसमेंट भी कुछ रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्केल यूज कर सकते हैं कि ये लेंथ कितना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू उसको हम लोग उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई परफेक्ट क्वेश्चन होगा तो उस केस में हम लोग ज्योमेट्री का काफी ज्यादा यूज करते हुए पाए जाएंगे। हम लोग देखेंगे अभी क्वेश्चन जब हम लोग अपने अगले अपकमिंग लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे काफी क्वेश्चन होंगे जो कि ज्योमेट्रिकल फिगर से बने होंगे, तो उसमें हम लोग ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट ही कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो टोटल 29 किलोमीटर का है, लेकिन आप स्कूल में तो रहोगे नहीं, आप घर वापस आओगे। तो घर वापस आओगे तो आप वापस उसी पाथ पे होके आओगे, तो फिर से आप कितना है, आपका जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इस केस में वो कितना हो जाएगा। तो अगर आप पूरा एक कंप्लीट जर्नी कंप्लीट कर रहे हो, राइट, द गोइंग एंड लाइक आप गोइंग टू स्कूल एंड देन रिटर्निंग बैक, तो टोटल डिस्टेंस दैट यू विल कवर इज 29 किलोमीटर प्लस 29 किलोमीटर विच इज गोइंग टू बी 58 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस आप ट्रैवल कर लिए। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, आप स्कूल से, आप घर से पहले स्कूल गए और फिर आप स्कूल से वापस घर आ गए, तो आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो आंसर विल बी 0। यू हैव ट्रैवल्ड 0 किलोमीटर, यू हैव मेड 0 किलोमीटर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज द थिंग इज दैट जहाँ से आपने जर्नी शुरू की थी आप वापस वहीं आ गए। इसका मतलब आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, इस वजह से यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वापस से कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0। सो आई होप आपको यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल से क्लियर हो गए हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा, जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल किया है ना, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते समय जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। साथ ही साथ नेगेटिव कब होगा ये, तो नेगेटिव ये तब होता है जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो पहले एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था और फिर वो डायरेक्शन चेंज करके वो दूसरे डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और उसने अपने इनिशियल पोजीशन को भी क्रॉस कर लिया है, तो उस केस में फिर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ जाता है। एंड डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, जब हमारा इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम होगा, उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 रहेगा। हालांकि डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं होगा, अगर ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है, अगर थोड़ा सा भी मोशन किया उसने, तो उस केस में डिस्टेंस तो यहाँ पे नॉन जीरो रहता है। तो कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जो कि कभी 0 नहीं होती। अगर मोशन हुआ है, क्योंकि मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मोशन हम लोग कंसिडर करेंगे कि मोशन हो ही रहा है, तो मोशन अगर होगा तो डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, स्पीड कभी 0 नहीं हो सकता, बट हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है तो हो सकता है वेलोसिटी भी 0 हो जाए। अभी हम लोग समझेंगे कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से कैसे रिलेटेड है, और अगर वेलोसिटी 0 है तो हो सकता है कि एक्सेलरेशन भी 0 हो जाए। तो कुछ ऐसे क्वांटिटीज है जो कि 0 हो सकती हैं इन सर्टेन सिनेरियोज, बट कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जो कि कभी 0 नहीं होती। उसमें से डिस्टेंस और स्पीड हमारी 2 क्वांटिटीज है, ये कभी 0 नहीं होती, दे कैन नेवर बी 0। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मोशन हुआ है तो डिस्टेंस और स्पीड कभी भी 0 नहीं हुआ। तो नाउ विद दैट वी हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। Now we can make a final conclusion from all the discussion about distance and displacement. अब हमारा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका फाइनल एक कंक्लूजन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस इज एक्चुअली द, ये पहला पॉइंट डेफिनेशन क्या है, सो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ टेकन बाय द बॉडी व्हाइल moving from one position to the other position, whereas the displacement is the shortest path between the initial position and the final position of the body. तो ये तो फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन है, ये आपको क्लियर ही है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। डिस्टेंस जब भी हम लोग ट्रैवल करेंगे, कोई भी बॉडी जब मोशन के दौरान जब वो ट्रैवल करती है तो उसका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, व्हाइल इट्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी
पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, जो कि अभी हमने 3 इलस्ट्रेशन से समझ भी लिया। तो सेकेंड पॉइंट जो है वो हमने इलस्ट्रेशंस के हेल्प से समझ लिया है। थर्ड पॉइंट है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन होने की वजह से ही ऐसा कुछ हो पा रहा है उसमें, राइट। तो ये पॉइंट आपके क्वांटिटी का कैटेगराइजेशन किया गया। और ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप समझोगे इसमें क्या हो रहा है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज जनरली ग्रेटर दैन द डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होता है वो जनरली, इन जनरल, डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा ही होता है। हाउएवर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट कैन बी सेम, ये सेम हो सकते हैं, राइट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी सेम इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे और बिना डायरेक्शन चेंज करे मूव किया हो, तब उस केस में आप देखोगे जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है वो आपस में बराबर हो जाएगा। इसको मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल से समझाता हूँ। इसमें आप देखोगे जो हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन डिस्कस किया था, यहाँ पे आप नोटिस करना जो हमारा डिस्टेंस का आंसर है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का आंसर है वो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का आंसर सेम है। तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में ट्रैवल की है, ऑब्जेक्ट ने सीधे लाइन में ट्रैवल किया है और उसने थ्रू आउट द मोशन डायरेक्शन चेंज नहीं किया, वो अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, तभी ऐसा होगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, ठीक है, इसी केस में। अदरवाइज अगर उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया तो डायरेक्शन चेंज करते ही उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जब ये ट्रैवल कर रहा था, ट्रैवल तो उसने स्ट्रेट लाइन में ही की है, बट पहले वो इधर गया, फिर वो डायरेक्शन चेंज करके वापस आया। तो उस केस में जब भी डायरेक्शन में चेंजेस आ गए, अगर डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, उस केस में आप देखोगे तो जो हमारा डिस्टेंस होने वाला है, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होने वाला है, ऑलवेज। इसलिए हमने जनरली क्या लिखा है कि जनरली the distance is always greater than the displacement. However, they can be same only when the object is moving in the same direction without changing the direction. अगर वो move करेगा तभी जाके distance और displacement same होगा, right? So that is the whole point of discussion. I hope all of you are clear. So ये है हमारा conclusion about distance and displacement. So now we are going to talk about the next quantity of motion, that is speed and velocity. सो अब स्पीड और वेलोसिटी को हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं और इसका रिलेशन हमारे प्रीवियस क्वांटिटीज के साथ क्या आता है उसको भी हम लोग यहाँ पे एक बार समझते हैं। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने स्पीड की। तो स्पीड क्या होता है? अब फिजिक्स में हम लोग यहाँ पे क्लास 9 में हम लोग फिजिक्स में स्पीड और वेलोसिटी को थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। हालांकि स्पीड का डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता भी है, आपने क्लास 7 में पढ़ रखा है ना, जूनियर क्लासेज में। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज बेसिकली द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन या डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय द टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। बट वो बच्चों वाला डेफिनेशन अब हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले। हम लोग यहाँ पे अब क्योंकि क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं आप, तो आपको उस लेवल का डेफिनेशन लिखना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखते हैं स्पीड के बारे में वो क्या लिखते हैं? तो स्पीड का डेफिनेशन आता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो डेफिनेशन आप देखोगे बहुत छोटा सा डेफिनेशन ही है और इसी डेफिनेशन में पूरा कंप्लीट जो स्पीड का कॉन्सेप्ट है वो आ चुका है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम लोग यहाँ पे जो ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं रेट, इस रेट का क्या मतलब है या रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है? तो जब भी हम लोग फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रेट होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो यानी कि जो हम लोग अपने स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे किसका चेंज हम लोग देख रहे हैं? तो हम लोग डिस्टेंस का चेंज देख रहे हैं। बट इसका रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसका जो रेट ऑफ चेंज है यानी कि जो चेंज हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस का वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो टाइम आने वाली है। तो दैट इज वाई दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस, सॉरी द फॉर्मूला फॉर द स्पीड। नाउ यू विल नोटिस वन थिंग हियर, जो स्पीड है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एंड द टाइम। Now we know that distance is a scalar quantity, we know that time is also a scalar quantity. So when a quantity depends on two scalar quantities, then we know that the resultant quantity is also going to be scalar quantity. So यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा speed है, speed is a scalar quantity. जो speed है वो क्या होगा? वो हमारा scalar quantity होगा, right? Now what do you think is going to be the unit of this speed? अगर हम लोग स्पीड के यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द एसआई यूनिट फॉर स्पीड?
सो SI यूनिट के लिए हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि जो क्वांटिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, उसकी यूनिट को यूज़ कर लेते हैं. सो वी नो दैट स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम, और हमें ये पता है कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो मीटर होता है, और टाइम का जो SI यूनिट होता है वो सेकेंड होता है. तो यहाँ से जो हमारा यूनिट हो गया, SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m. अगर डॉट यूज़ कर रहे हो तो s की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड. सो या तो आप ऐसे लिखो या आप ऐसा लिखो, दोनों सेम ही है. ठीक है, आप NCERT टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको दोनों ही नोटेशंस कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पे दोनों का ध्यान रखना है कि दोनों का मतलब सेम ही है. हालांकि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हमने स्लैश और माइनस एक साथ यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना. अगर आप स्लैश वाला नोटेशन फॉलो कर रहे हो तो आप इसी को फॉलो करो. अगर आप नेगेटिव वाला पावर शो कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे स्लैश ना लगाओ, वहाँ पे हम लोग डॉट लगाते हैं. ठीक है. सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. नाउ इन द सेम वे लेट अस टॉक अबाउट द वेलोसिटी. अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या है? Okay, so let it load. I think it's taking some time to load. Yeah. Okay, so let us now talk about the velocity. So what is velocity? So again यहाँ पे हम लोग फिर से velocity को define करेंगे प्रॉपर तरीके से अपने क्लास 9 के स्टैंडर्ड लेवल का. तो जैसे हमने यहाँ पे बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, तो डिस्टेंस का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो हमें स्पीड बताता है, और वेलोसिटी क्या बताता है हमें? तो वेलोसिटी टेल्स अस द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. ठीक है, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी. तो वेलोसिटी किस चीज़ का रेट ऑफ चेंज है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो वेलोसिटी के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चेंज किसका देख रहे हैं? हम लोग डिस्प्लेसमेंट का चेंज देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डिवाइडेड बाई टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज एक्चुअली कॉल्ड एज वेलोसिटी. और फिर से यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो अगर हम लोग फिर से यहाँ पे बात करें कि वेलोसिटी किस तरह का क्वांटिटी हो सकता है, सो यू कैन सिंपली से दैट क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम स्केलर है, तो एक वेक्टर का स्केलर के साथ जब हम लोग रेशियो देखते हैं तो ओवरऑल वेक्टर होने की वजह से इसमें एक डायरेक्शन आ जाती है. तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पे याद रखना बहुत आसान है. आप देखोगे तो वेलोसिटी v से शुरू होता है, वेक्टर भी v से शुरू होता है, स्पीड s से शुरू होता है और स्केलर भी s से. तो स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर. अगर हम लोग इसके SI यूनिट की बात करें, सो SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज गोइंग टू बी द सेम एज द स्पीड, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग मीटर्स में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में, तो मीटर एंड सेकेंड, तो दैट मेक्स इट मीटर पर सेकेंड या फिर m डॉट s पावर -1. Okay, so these are going to be the SI unit of this is the so unit of SI unit of speed and velocity is more or less same. So I hope आपको यहाँ पे ये डिस्कशन क्लियर है. तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट सेट ऑफ जो नेक्स्ट क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसकी बात करते हैं. सो मेक श्योर दिस फॉर्मूला यू रिमेंबर. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड लेट्स नाउ क्विकली डिस्कस द नेक्स्ट वन, दैट इज नाउ यहाँ पे आप देखो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. सो अपने रियल लाइफ सिनेरियो में क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो ट्रैवल करते समय वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बट आप सोच के देखो क्या वो हर जगह पे सेम स्पीड से ट्रैवल कर सकता है क्या? तो ऐसा नहीं है ना. तो जनरली हम लोग अपने रियल लाइफ सिनेरियो में क्या देखते हैं कि जो हमारा मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है. तो अगर हमें एक ऐसा एक सिचुएशन बनाना हो कि अगर हमें यूनिफॉर्म मोशन ही करना हो, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए या वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए. तो उस केस में यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे से कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी. अब यहाँ पे इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक सिचुएशन लेते हैं. जैसे मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अस टेक अ सिचुएशन
हियर इट्स, यहाँ पे हमारे पास खाली जगह है, तो यहीं पे एक सिचुएशन मान लेते हैं. सो लेट्स से कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन कर रहा था, ठीक है, वो इस पॉइंट से उसने मोशन शुरू किया, दिस इज, और वो फिर यहाँ पे आता है और फिर वो कहीं यहाँ पे पहुँचता है. तो यहाँ पे हम लोग ये काम करते हैं, इसको मान लेते हैं दिस इज x इक्वल्स टू 0, दिस इज x इक्वल्स टू 3 मीटर्स एंड दिस इज लेट्स से x इक्वल्स टू 7 मीटर्स, राइट. तो नाउ यू विल सी, यहाँ पे आप ध्यान से समझना, मान लेते हैं कि वो पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ ट्रैवल किया और उसका जो स्पीड रहा इस केस में, वो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट्स से द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, या स्पीड नहीं, हम लोग यहाँ पे ये मान लेते हैं टाइम, ठीक है. डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता ही है, अगर हम लोग यहाँ पे टाइम मान लें, लेट्स उसको यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा है वो 3 सेकेंड का टाइम लगा है, और फिर B से C जाने में उसको जो टाइम लगा है लेट्स से वो 4 सेकेंड का टाइम लगा है, 4 सेकेंड का समय लगा है, ठीक है. या 4 सेकेंड नहीं मान के हम लोग यहाँ पे इसको 5 सेकेंड्स मान लेते हैं, ये उसको 5 सेकेंड्स का टाइम लगा है, ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो स्पीड है A से B के बीच में कितना रहा, तो A से B के बीच में SAB स्पीड कितना रहा उसका, तो स्पीड विल बी इक्वल टू व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू, गिव मी अ मोमेंट. सो स्पीड को हम लोग यहाँ पे जनरली V से डिनोट करते हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू AB के बीच में जो स्पीड है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे. तो आप देखोगे डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, तो 3 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है और टाइम कितना लगा है 3 सेकेंड्स का. तो जो स्पीड आ रहा है AB के बीच में वो 1 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, 1 मीटर पर सेकेंड. अब सेम कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे B से C के बीच में करके देखते हैं, तो B से C के बीच में अगर उसका स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया, 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है और टाइम कितना लगा है 5 सेकेंड्स का. तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 0.8 मीटर पर सेकेंड, 0.8 मीटर पर सेकेंड, राइट. तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि जो स्पीड है वो सेम नहीं है, और जब स्पीड पूरे मोशन में सेम नहीं है तो इसका मतलब ये मोशन कैसा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहा है. हो सकता है कि यहाँ पे ट्रैफिक कम था इसलिए उसका स्पीड ज़्यादा था, और यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा क्राउडेड प्लेस है तो यहाँ पे ट्रैफिक या सिटी में वो ट्रैवल कर रहा है तो ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से उसका स्पीड कम हो चुका है. लेकिन उसने A से B तो ट्रैवल किया है और उसको टोटल टाइम कितना लगा है, तो A से B में उसको टोटल टाइम लगा है 8 सेकेंड्स का, और उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस उसने जो ट्रैवल किया है A से C में, वो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हो 7 मीटर का है, राइट. तो अगर आपको ये बता दिया जाए कि आपको 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है और 8 सेकंड में ही करना है, तो आप क्या निकालोगे, आप पता करोगे ना कि आपको किस स्पीड से ट्रैवल करना होगा. तो यहाँ पे आप पता करोगे कि अगर आपके पास ये सिनेरियो है तो आपको किस स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा. तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे, इजंट इट. तो जब हम लोग डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे 7 मीटर को 8 सेकेंड से, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सो दिस विल बी समवेयर अप्रॉक्सीमेटली 0.8. So 8 times 8 is 64, so remainder will be 60, so 8 times 7 56, तो लगभग 0.87 मीटर पर सेकेंड हम लोग 2 डेसिमल तक निकाल सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे आप देखोगे तो अगर उस ऑब्जेक्ट को A से C पहुंचना था 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके और 8 सेकंड में ही पहुंचना है, तब उसका जो स्पीड होना चाहिए था वो 0.87 का होना चाहिए था, जो कि थ्रू आउट द मोशन सेम होगा. तो ये जो स्पीड हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किया हमने ना, दिस इज नथिंग बट दिस इज द एवरेज स्पीड, कि एवरेज उसका स्पीड कितना हो ताकि उसको उतना ही टाइम लगे जब वो 2 अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा था और वो एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था. तो उतना ही टाइम में उतना ही डिस्टेंस अगर उसको ट्रैवल करना था, अलग अलग स्पीड से ना बल्कि सेम स्पीड से, तब हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं. सो एवरेज स्पीड इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म मोशन, राइट. और इन जनरल रियल लाइफ में कभी भी मोशन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल मोस्ट ऑफ द टाइम. इन जनरल तो पॉसिबल नहीं है, राइट. ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग अपने रोड से सारे व्हीकल्स को हटा दें और सिर्फ हम चलें, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है. या शॉर्ट डिस्टेंस में वो पॉसिबल हो सकता है, बट इन द लॉन्ग रन इट इज नॉट पॉसिबल. तभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका आता है, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है. और जैसे हमने एवरेज स्पीड समझा, बिल्कुल सेम तरीके से अगर उसमें डायरेक्शन ऐड कर दिया जाए तो वो एवरेज वेलोसिटी बन जाएगा. सो नाउ वी कैन से दैट व्हाट इज एवरेज स्पीड. और एवरेज स्पीड हमने फाइंड कैसे किया, तो जो भी टोटल डिस्टेंस था उसको हमने टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, और वही डेफिनेशन यहाँ पे एवरेज स्पीड कहा जाता है. तो हम लोग एक काम करते हैं, दोनों को एक बार डिफाइन कर लेते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. सो अगर हम लोग बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, सो एवरेज स्पीड इज गोना बी it is the ratio
of total distance traveled by the total time taken for that motion, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड को हम लोग यहाँ पे जनरली इस तरह से डिनोट करते हैं VAV। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज द टोटल डिस्टेंस, in the numerator will keep the total distance traveled and in the denominator will keep the total time taken. So this becomes the formula for average speed. Now in the same way, what is average velocity? So it is the ratio of, तो आप जानते हो कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। सो इट इज द रेशियो of total displacement by the total time। जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने किया होगा उस दो पॉइंट के बीच में, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड करेंगे और फिर हम लोग वहाँ से क्या निकाल लेंगे, अपना टोटल टाइम से डिवाइड करके एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो VAV, और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन शो करने के लिए हम लोग ऊपर एक एरो लगा देते हैं। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय द टोटल टाइम। So this becomes the formula for our average velocity. So I hope आप सबको यहाँ पे average speed and average velocity का concept clear है, और average speed या average velocity हम लोग क्यों find करते हैं उसके पीछे का reason जो हमने भी समझा वो भी आपको clear है। So take a note quickly and then we'll proceed further to the next quantity of motion. Okay, so let's proceed now and let's now discuss the next one, that is, and this is the last one as well, acceleration. Now this is very important to understand what is acceleration, and acceleration के भी यहाँ पे कुछ types आते हैं तो उसको भी हम लोग एक बार discuss करेंगे। So सबसे पहले हम लोग बात करें कि acceleration होता क्या है, what is actually the acceleration is। So acceleration की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो acceleration का मतलब होता है that at what rate the velocity is changing। Suppose आप motion कर रहे हो और motion करते समय आप अपने velocity को change कर रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, the rate of change of velocity is called acceleration। किस रेट से आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, नाउ अगर इसके लिए हमें एक फॉर्मूला बनाना हो तो फॉर्मूला हम लोग क्या बना सकते हैं, तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, अब डिनोमिनेटर में तो हमें पता है टाइम आने वाला है, ऊपर क्या आएगा, तो दैट विल बी द चेंज ऑफ वेलोसिटी। So the numerator will be change in velocity. Now change in velocity कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो आप किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तो किसी वेलोसिटी से मूव करते टाइम आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे जो पहले कुछ वेलोसिटी होगा फिर बाद में कुछ और वेलोसिटी हो जाएगा। तो हो सकता है कि पहले आप कम वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, बाद में आपकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो उस केस में यहाँ पे चेंज कैसे निकालेंगे, तो जो भी आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके, तो यहाँ पे जो मेन जो फॉर्मूला आता है एक्सेलरेशन का उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए। सो ए विल बी इक्वल टू चेंज, किसी भी क्वांटिटी में जब चेंज निकालते हैं तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी राइट माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी में से हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे और इसको अगर आप टाइम से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा फॉर एक्सेलरेशन। और इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग एक्सेलरेशन को लिखते हैं। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है दैट इज v, इनिशियल वेलोसिटी के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है दैट इज u एंड डिवाइडेड बाई t। सो दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा v है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को, और जो हमारा यहाँ पे u है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इनिशियल वेलोसिटी को। यानी कि पहले आपकी वेलोसिटी कितनी थी वो इनिशियल होती है और बाद में आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई वो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। एंड t का मतलब तो आप यहाँ पे जान ही रहे हो, बट
फिर भी हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते हैं, दैट इज टाइम। तो टी इज टाइम। नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। सो एक्सेलरेशन विल बी ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट ऐड कर देंगे। सो वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर हम लोग इसके एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या आता है, तो आप देखोगे ऊपर यहाँ पे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। तो ऑब्वियसली बात है कि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगा, तो चेंज भी कितना होगा, मीटर पर सेकंड में ही आएगा कुछ तो वैल्यू। और डिवाइड हम लोग किससे कर रहे हैं, तो सेकंड से। तो न्यूमरेटर में जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, और डिनोमिनेटर में टाइम है, उसका यूनिट सेकंड आएगा। तो मीटर पर सेकंड ये बन जाता है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को लिखने का जो एक और तरीका है जिसमें हम लोग डॉट यूज़ करते हैं, तो m डॉट s का पावर -2। तो बेसिकली जो पावर था वो नीचे 2 था, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो आप या तो इस नोटेशन को फॉलो कर सकते हो या इस वाले नोटेशन को फॉलो कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आई होप आपका यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो हम लोग इन फॉर्मूलेस को यूज़ करेंगे। और ध्यान रखना है आपको यूनिट क्या लगाना होता है। तो मेक श्योर कि जो भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो ऐसा यूनिट्स में ही करेंगे, ठीक है। सो विद दैट वी हैव केम टू द ऑलमोस्ट लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मोशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना, ये जो फॉर्मूला हमने लिख रखा है इससे बहुत सारे कंक्लूजन्स हम लोग यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू क्विकली दैट थिंग हियर। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या देखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स है वो यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, तो आप ध्यान देना। सबसे पहला तो यहाँ पे कंक्लूजन हम लोग ये बोल सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक्सेलरेशन है, अब देखना यहाँ पे ध्यान देना, हो सकता है ना ऐसा कि जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा हो, राइट। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा कब होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तभी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, तो बाद में जो वेलोसिटी होगा वो पहले से कम होगा, ज़्यादा होगा। तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हो, राइट, तो वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब फाइनल वेलोसिटी विल बी मोर देन द इनिशियल वेलोसिटी। और अगर फाइनल वैल्यू इनिशियल से ज़्यादा है, इसका मतलब न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और टाइम तो पॉजिटिव होता ही है। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन होने वाला है, एक्सेलरेशन का जो नेचर होगा या जो उसका साइन होगा, दैट विल बी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, करेक्ट। सो ये सिचुएशन है जब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है यहाँ पे, द सेकेंड सिचुएशन कैन बी दिस, दैट द फाइनल वेलोसिटी इज लेस दैन इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि पहले वेलोसिटी थी वो ज़्यादा थी और अब वेलोसिटी क्या हो गई है, कम। तो इसका मतलब क्या हुआ है, अगर पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी और अब वेलोसिटी कम हो गई, इसका मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तभी ऐसा होगा। वेलोसिटी घटेगा तभी ऐसा होगा, करेक्ट। अब वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा फिर, तो अब फाइनल वेलोसिटी कम है और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, तो छोटे नंबर में से जब हम लोग बड़े नंबर को माइनस करेंगे, जैसे अगर 2 - 3 करते हैं तो आंसर क्या आता है, -1। तो जब नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, राइट। एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। और यहीं पे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे जनरली क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं रिटार्डेशन का, या रिटार्डेशन ना बोल के इसको हम लोग डीसेलरेशन भी कह सकते हैं, डीसेलरेशन। तो ये दो टर्म्स आते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, यानी कि जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा उसको एक्सेलरेशन ना बोल के हम लोग यहाँ पे रिटार्डेशन का नाम देते हैं। एंड देन कम्स द लास्ट केस वेयर वी कैन सी दैट द फाइनल वेलोसिटी इज सेम एज इनिशियल वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी वो सेम हो, तो इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दैट मीन। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि जो वेलोसिटी है वो अगर बाद में भी वही वेलोसिटी जो पहले थी, इसका मतलब ना तो वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ है ना तो डिक्रीज हुआ है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे, जैसे कि मान लो v और u दोनों का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है,
तो उस केस में 5 - 5 करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। 0 को आप किसी भी टाइम से डिवाइड कर लो, आंसर विल बी 0। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, हेलो एक्सेलरेशन विल बी 0। So this is a very important condition। इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि when can we say that the acceleration is 0? So acceleration is 0 when the velocity is constant। जब velocity में कोई चेंज ना हो तब उस केस में acceleration 0 होता है। एक और केस है जब acceleration 0 हो जाए, अगर मान लो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे अगर होगा तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। उस केस में भी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 ही आएगी। तो एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब यहाँ पे दो सिनेरियो है, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा और maybe it is possible that the object is at rest, it is not in motion। बट जनरली हम लोग क्योंकि मोशन की ही बात करते हैं तो हम लोग वो रेस्ट वाला केस उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, बट फिर भी अगर आप प्रॉपर आंसर लिखोगे तो आपको दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करना ही होगा, राइट। सो दो सिनेरियोज है जब एक्सेलरेशन 0 होता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो जाए। एंड एक्सेलरेशन विल बी 0 in one situation or two situation when either the velocity is constant or the object is at rest। So with this we have understood all the quantities of motion। Now in the next lecture what we are going to do is we are going to discuss the questions based on these quantities of motion। एंड या जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। बिकॉज विदाउट न्यूमेरिकल्स थियरी इज इनकम्प्लीट। अगर हम लोग कितना भी थियरी पढ़ लें, जब तक आप उसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो थियरी में क्लैरिटी नहीं आएगी। सो फॉर क्लैरिटी वी नीड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वी नीड टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एंड दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आई होप आज का जो पूरा डिस्कशन है उसमें आपको क्वांटिटीज ऑफ मोशन क्लियर हुआ है। तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना, राइट। एंड कोई भी अगर डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को रख सकते हो। सो हम लोग उसको अपने अगले लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है, लेक्चर में कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड if you are new to the channel make sure you subscribe and hit the bell icon so that you don't miss out any notification for the upcoming lectures। So that is for you only, right। ये सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है। तो आप अगर मिस ना करना चाहो, तो अगर आपको मिस नहीं करना है तो मेक श्योर कि आप बेल आइकन को प्रेस कर लो। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर staying till the end of the video, and thank you so much for your time। See you all in the next lecture। Till then have fun, enjoy your day, and take very good care of yourself। Bye।